खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई के लोअर परेल स्थित एक बिल्डिंग में भीषण आग की तस्वीर अब आपके सामने होगी। आपको बता दें, ये आग टाइम्स टावर बिल्डिंग में लगी है और पूरी इमारत जिस तरीके से जलकर खाक हो रही है, उसी की तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये देखिए तस्वीर, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां किस तरीके से इस बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीर आपके सामने है मुंबई के लोअर परेल स्थित उस बिल्डिंग की, जहां आपको बता दें ये टाइम्स टावर बिल्डिंग बताई जा रही है जो आग की चपेट में है। आग कैसे लगी इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन इस बीच प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इस बेकाबू आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि एक एक कर कई फ्लोर इसकी आग की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि टाइम्स टावर बिल्डिंग बताई जा रही है ये, और जाहिर सी बात है सुबह सुबह का ये वक्त था, ज्यादा लोग इसमें मौजूद नहीं थे, तो फिलहाल किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये आग लगी कैसे, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची 9 दमकल की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस हाई राइज बिल्डिंग में सभी फ्लोर आग की चपेट में हैं। निरुवती बाबर हमारे सहयोगी इस वक्त संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त की स्थिति क्या है और आग लगी कैसे, क्या बताया गया? जरूर हम देख सकते हैं कि टाइम्स टावर पे सुबह 6:30 बजे जो है वो जो आग लगी थी, और अभी अग्निशमन दलों के जवान जो है वो अभी तक आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक ये जो आग जो है वो ये आग ऊपर गई थी, और तब जब आग लगी थी तभी लगभग 9 गाड़ियाँ जो है तो 9 गाड़ियाँ इधर आ चुकी थी, और अभी तक उनका सब काम जो है वो आग बुझाने का काम अभी तक चालू है। ये टाइम्स टावर जो बिल्डिंग है पूरे शीशों की बिल्डिंग है। ये शीशों की वजह से बहुत बड़ी अंदर तक धुआं जो है वो अभी तक धुआं निकल रहा है, और हम देख सकते हैं कि वो जवानों की पूरी जो कोशिश है कि जल्द से जल्द कैसे आग बुझ सकती है, उसकी कोशिश जो है पूरी की जा रही है। पिछले 5 साल में हम देख सकते हैं तो कमला मिल में यहीं पे जो है 3 बार आग लग चुकी है। बार बार आग लगाना इसमें सामने आ रही है। तो पॉलिटिकल लीडर से एक बात कही जा रही है कि इसमें क्यों बार बार इधर आग लगती है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो सब पॉलिटिकल लीडर अब कर रहे हैं। हम इधर अब भी देख सकते हैं कि सब मुंबई पुलिस रहेंगे, बीएमसी के ऑफिसर्स या सब गाड़ियां जो है वो इधर आ चुके हैं, हम देख सकते हैं। और इधर हम देखेंगे कि जो जवान है वो आग बुझाने के पूरे कोशिश कर रहे हैं, और बड़े बड़े सीढ़ियां लेकर जो है बड़े टावर के ऊपर जाने की कोशिश जो है उनके तरफ से की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द कैसे आग बुझ सकते हैं इसके ऊपर जो है उनका काम चल रहा है। हम देखें तो सुबह 6:30 बजे ये आग लगी थी। तब जब आग लगी थी तब ये टावर में कोई नहीं था, ऐसी जानकारी जो जानकारी बीएमसी ने दी है, क्योंकि वो पूरा टावर जो है वो टावर कमर्शियल टावर है, इसी वजह से कोई अंदर नहीं था। अभी किसी भी बड़ी दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन पूरा बिल्डिंग का बड़ा नुकसान जो है वो नुकसान हुआ देखा जा रहा है। बिल्कुल निवृत्ति, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आरजी कर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में ईडी की छापेमारी जारी। प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके करीबियों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के घर भी छापे पड़े हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरजी कर अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताया जा रहा है कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है, जिसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है प्रसून चैटर्जी, इसके भी ठिकाने शामिल है, इसका भी घर शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने बकायदा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी एक अलग से ईसीआईआर दर्ज की थी, और उसी की तफ्तीश के दौरान आज ईडी की टीम जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजी कार मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष, उनके ठिकाने पर पहुंची, और इसके अलावा उनके जो करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। सुबह 6 बजे के करीब ईडी ने एक साथ इन तमाम लोकेशंस पर कोलकाता में रेड की है। दरअसल जो संदीप घोष के बेहद करीबी हैं अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी, जिनके साथ अक्सर संदीप घोष की कई फोटो भी वायरल है,
उनके यहाँ भी अभी इस वक्त जो ईडी की टीम है वो मौजूद है। जो वित्तीय अनियमितता बरती गई मेडिकल कॉलेज के अंदर, उससे जुड़े दस्तावेज वहां से खंगाले जा रहे हैं, उससे जुड़ी पूछताछ वहां पर इन दोनों आरोपियों से की जा रही है। साथ ही कुछ करीबी हैं संदीप घोष के, जो कि इसी अस्पताल का स्टाफ बताए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वेंडर्स हैं, उनके यहाँ भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से दो जांच एजेंसियों ने अब एक साथ इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। एक रेप और मर्डर की तफ्तीश कर रही है, और जबकि अस्पताल में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई उसकी तफ्तीश बाकायदा ईडी को सौंपी और ईडी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा इस वक्त की सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, लेकिन ईडी की ये छापेमारी की जा रही है। तो दो जांच एजेंसियां इस वक्त एक्टिव हैं कोलकाता में, और संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जो एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी है, इसके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। अब अपडेट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी, क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता केस में सीबीआई जांच आखिरी चरण में है और लेडी डॉक्टर और आरोपी के डीएनए मैच हुए हैं। सीएफएसएल ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की, और आपको बता दें साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को रिपोर्ट दी जाएगी। अब तक की जांच में संजय रॉय की मुख्य आरोपी, और सीबीआई के पास चार्जशीट के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। अब सवाल यही, इस वक्त मटेरियल एविडेंस के साथ साथ ये फॉरेंसिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई की आखिरी चरण की जांच के बारे में क्या जानकारी जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो रेप एंड मर्डर केस की जो एफआईआर सीबीआई कर रही है, उसकी जो जांच है वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं। दरअसल जो डीएनए रिपोर्ट है वो मैच कर गई है आरोपी के साथ मृतका की, और उसके बाद अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो कि टीवी9 भारत पहले भी चला चुका है। जिस वक्त स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में सीबीआई दर्ज कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस वक्त भी कहा था टीवी9 भारत ने कि अब तक की तफ्तीश में सिर्फ एक ही आरोपी निकला है, जिसका नाम है संजय राय। तो फिलहाल संजय रॉय के खिलाफ ही अभी तक के सबूत जो है वो सीबीआई जुटा पाई है। इस केस में अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा जो मृतका है उसके कुछ करीबी दोस्त मौजूद हैं, और साथ ही जो सिक्योरिटी थे इंचार्ज थे वहां पर, उनके अलावा जो कोलकाता पुलिस के जवान है, जो आईओ थे जो मौके पर मौजूद थे, इन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही 10 से ज्यादा लोगों के अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई इस मामले में करा चुकी है। तो सभी का जो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष अभी तक निकला है वो ये है कि इस मामले के अंदर सिर्फ एक ही आरोपी है, वो है संजय राय, और उसके खिलाफ ये कहा जा सकता है कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। साथ ही सीबीआई ने अलग अलग सैंपल्स जो थे वो एम्स में भी भेजे थे, ताकि एक डिटेल्ड प्रोफाइल किया जा सके फोरेंसिक का। तो जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सीबीआई अपना एक कंक्लूजन अदालत के सामने रखेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आपका सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से कोलकाता केस में अब सीबीआई की जांच आखिरी चरण में है। और बंगाल में एंटी रेप बिल, अपराजिता बिल को लेकर बंगाल में एक नई जंग छिड़ गई है। बंगाल के गवर्नर का ममता सरकार पर निशाना सामने आया है कि बिल की तकनीकी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। राज्यपाल का कहना है, सीवी आनंद बोस का, मंजूरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट जरूरी होती है, लेकिन वो नहीं भेजी गई सरकार की ओर से। मंजूरी न देने पर राज्यपाल को दोषी ठहराना नियमित प्रक्रिया हो गई है, ये निशाना साधा गया है राज्यपाल की ओर से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को फटकार लगाई है कि उन्होंने बगैर तकनीकी रिपोर्ट के हाल ही में पारित बलात्कार विरोधी विधेयक को उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया। बोस ने कहा है कि तकनीकी रिपोर्ट भेजने में ममता सरकार विफल रही है, जो विधेयक की मंजूरी देने के लिए बेहद जरूरी है। बोस ने कहा है कि विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजे जाने से वो बहुत निराश हैं। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट नहीं भेजी और फिर विधेयकों को मंजूरी न देने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में तैयारी न करने के लिए भी फटकार लगाई। राजभवन के अधिकारी ने राज्यपाल बोस के हवाले से कहा, अपराजिता विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित इसी प्रकार के विधेयकों की कॉपी लगती है। राज्यपाल बोस ने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही थी, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इसी तरह के विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। और कोलकाता कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें हत्या के एक दिन बाद हॉस्पिटल में मरम्मत कार्य की बात कही गई है। और चिट्ठी में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में रोज नया नया खुलासा हो रहा है। इस मामले को लेकर तत्कालीन प्रिंसिपल की चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के एक दिन बाद की है। 9 अगस्त को महिला डॉक्टर की हत्या होती है
और 10 अगस्त को उस समय के प्रिंसिपल संदीप घोष ने एक पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी रूम और टॉयलेट में काफी कमियां हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर की मांग जल्द पूरी हो। ड्यूटी रूम और शौचालय की तुरंत मरम्मत की जाए, तुरंत पुनर्निर्माण किया जाए। इस चिट्ठी में एक बार अर्जेंट और 2 बार इमीडिएटली शब्द का इस्तेमाल किया गया। 10 अगस्त को लिखी इस चिट्ठी में बताया गया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव से भी मीटिंग हो चुकी है, इसलिए यह तुरंत काम शुरू किया जाए। अब सवाल है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के एक दिन बाद ही आरजीकर कॉलेज मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी? महिला डॉक्टर की मौत के बाद से ही सबूत मिटाने के आरोप लगते रहे हैं। और इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया, पुलिस ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है। डेड बॉडी घर में थी तब पुलिस ने हमें रिश्वत की पेशकश की थी। आरजीकर हॉस्पिटल में हैवानियत का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों ने कोलकाता पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने के आरोप लगाए हैं। आरोप कोलकाता नॉर्थ के डीसी पर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि एक तरफ डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी थी, दूसरी तरफ पुलिस पैसे देने की कोशिश कर रही थी। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে, বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে। लेडी डॉक्टर के परिजन पहले दिन से जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका आरोप है कि जांच के पहले दिन से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। परिजन पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मृतका के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार के समय 300 से 400 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। पश्चिम बंगाल के कमरहाटी सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और भिड़ंत के दौरान कुछ छात्रों को चोटें भी लगी। ये जोरदार नारेबाजी उत्तर 24 परगना के बेलघरिया स्थित कमरहाटी सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज की है। हंगामा मेडिकल कॉलेज के 2 गुटों को लेकर इस बात पर हुआ कि काउंसिल की मीटिंग में एक समूह के छात्रों को शामिल नहीं किया गया। हंगामे के बीच कांच के कुछ टुकड़े भी टूटे मिले, जिनसे कुछ छात्रों के घायल होने की खबर है। आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों का एक समूह के साथ घंटों मीटिंग चलती रही, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर जबरन मनवाना चाह रहे थे। दूसरा समूह शिक्षक दिवस पर एचओडी और प्रिंसिपल से मिलना चाह रहा था, जिन्हें रोका गया। इस पर विवाद बढ़ गया। यूजी स्टूडेंट्स के मैटर्स में जैसे ही आरडीए या ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पे, हम लोग इनसे इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं यूजी स्टूडेंट का मसला यूजी स्टूडेंट्स में रहे। In the meeting, some of the other students tried to enter forcefully in one meeting with the junior doctors, agitating junior doctors with the college council. खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में टीवी9 की खबर का असर हुआ है। छात्रों को धमकाने वाले डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हटाया गया है। अभय जायसवाल की जगह आदित्य खरे नए जिला शिक्षा अधिकारी बने हैं। राजनांदगांव में बच्चों ने शिक्षकों की कमी पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अभय जायसवाल ने बच्चों को जेल भेजने तक की धमकी दी थी। और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी शुभम गुप्ता दे रहे हैं। शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जिला शिक्षा अधिकारी, वो उन्हें नया बनाया गया है, आदित्य खरे होंगे अब। बिल्कुल, चूंकि 2 दिन पहले ही तमाम छात्राएं जिला सबसे पहले कलेक्टर के पास गई, चूंकि पूरा मामला राजनांदगांव का था, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आते हैं। और इन छात्राओं की मांग थी कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कोई भी शिक्षक उस स्कूल में नहीं है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा और जिला शिक्षा अधिकारी ने इन छात्राओं को ये कह दिया कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रही हैं, ज्यादा नेतागिरी मत कीजिए, और ज्यादा अगर आप कुछ इस तरह की चीजें करेंगे, किसने आपको पत्र लिखना सिखाया, आपको जेल भेज दूंगा। इसके बाद जो रोती बिलखती छात्राएं बाहर आई, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने हमें जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। इस खबर को हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया और अब इसका असर हुआ है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, जिस
जो आदेश जो कि सरकार ने जारी किया निधि, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसी के कारण उनका स्थानांतरण दूसरी जगह किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपका। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है, इस मामले में कार्रवाई हो गई है प्रशासन की। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर NHRC में शिकायत। बड़ी खबर आपको बता दें, NHRC को भेजे पत्र में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील GS यादव ने शिकायत की। SP प्रमुख अखिलेश ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। एनकाउंटर में डकैती का आरोपी मंगेश यादव मारा गया था। SP नेता लाल बिहारी यादव आज जौनपुर जाएंगे। मंगेश यादव के परिजनों से लाल बिहारी यादव मिलेंगे। और आपको बता दें, पुलिस ने मुठभेड़ में मंगेश यादव को मार गिराया था। यूपी के मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला थमता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी पुलिस ने जानबूझकर दुर्गेश नाम के शख्स से सरेंडर करवाया, जबकि मंगेश यादव को STF ने एनकाउंटर में मार दिया। अखिलेश यादव ने इसे जातिगत समीकरण से जोड़ा है। अखिलेश के आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया है। इधर ये विज्ञप्ति देखिए, जिसमें कहा गया है कि नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जौनपुर में मृतक मंगेश यादव के परिजनों से मिलेंगे। वो मंगेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट मामले में एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, किस आधार पर पूरे मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मामले को तो अब कोर्ट तक ले जाया जा चुका है? देखिए, इसमें 2 तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार मामले को आगे ले जाना चाह रही है। एक तो कानूनी लड़ाई लड़ना चाह रही है और जिसके लिए NHRC में भी शिकायत दर्ज कराई है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, यूपी पुलिस इसकी जांच न करे। देखिए, जो घटना हुई थी ज्वेलर के यहाँ, उसमें जिस मंगेश यादव को, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस ने रखा, जिसका STF ने एनकाउंटर किया, इस पूरी घटना में 3 लोग पहले पकड़े गए। एक जो दुर्गेश सिंह है उसको सरेंडर किया उसने। इनका आरोप ये है अखिलेश यादव का, जो आप उनके अगर सोशल मीडिया पोस्ट में देखेंगे, कि उसको सरेंडर करने का एक अपराधी को मौका दिया गया। दूसरे को, जब उसको, उनका आरोप है कि उसको पहले ही पकड़ लिया गया था, उसकी जानकारी के आधार पर तमाम चीजें बरामद कर ली गई और फिर उसको पुलिस मुठभेड़ में मारकर दिखा दिया गया है। वो चाहते हैं कि इस मामले में कोर्ट इंक्वायरी करे और समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में मंगेश यादव के साथ खड़ी है। इसीलिए नेता विरोधी दल जो विधान परिषद के, वो आज परिवार से मिलने जौनपुर भी जा रहे हैं। यानी इनकाउंटर फर्जी है, ये बताने और समझाने की कोशिश अखिलेश यादव की है। नजर बनाए रखें, आगे भी इस बार में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पंकज जी। और अब बात विधानसभा चुनाव की। आज शाम 5 बजे कांग्रेस CEC की बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की बाकी 24 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन होना है। कांग्रेस अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है और सब कमेटी के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी बात रखी है, जो सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा प्रभारी पर पक्ष लेने का आरोप लगाया भी गया है। हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी नाराजगी राहुल गांधी से भी व्यक्त की है, जताई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अब तक पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस CEC की 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक आज शाम 5 बजे होने वाली है। कांग्रेस CEC की 2 बार हुई बैठक में 66 सीटों पर नाम तय हो गए थे। अब बाकी बचे 24 सीटों पर और चर्चा होगी। आपको बता दें कि 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के लिए कांग्रेस ने एक सब कमेटी बनाई थी और आधिकारिक तौर पर कहा गया था कि अब CEC की बैठक नहीं होगी, लेकिन अब फिर CEC की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक सब कमेटी की बैठक में हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी बात रखी। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और अजय यादव ने राहुल गांधी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। विरोधी गुट ने कहा है कि न CEC में, न स्क्रीनिंग कमेटी में और न सब कमेटी में हमारी बात सुनी जा रही है। हुड्डा विरोधी गुट ने हरियाणा के प्रभारी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कहा है कि प्रभारी सिर्फ एक पक्षीय फैसले ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरजेवाला और शैलजा की नाराजगी के बाद CEC की तीसरी बैठक बुलाई गई है।
बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और दोपहर 3:30 बजे संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी बिगुल बजते ही सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी घाटी में भगवा लहराने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। शाह यहाँ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसके बाद शाम पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाह जम्मू में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। शनिवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। हम क्या करेंगे, योजनाएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरियों में कैसे स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे और इस प्रकार के ये सारी बातों के ऊपर बड़ा डिटेल से उस पर बात की गई है। और देखेंगे कि लोग इसको मैनिफेस्टो को जो है पसंद ही नहीं करेंगे, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करेंगे। और इधर वक्फ संशोधन बिल पर आज भी होगी जेपीसी की बैठक। आपको बता दें, गुरुवार को संसद भवन परिसर में करीब 8.5 घंटे तक बैठक चली। 3.5 घंटे रेलवे के अधिकारियों ने अपनी बात रखी है और आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं। संसद भवन परिसर में करीब 8.5 घंटे चली बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भूतल परिवहन विभाग के सचिव और हाउसिंग डेवलपमेंट के सचिव भी शामिल हुए। समिति के सामने रेलवे अधिकारियों ने बताया कि देश में ऐसी बड़ी 7 संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड के साथ उसके विवाद हैं। देश में रेलवे के पास 4,33,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पास 0.17% जमीन पर ही विवाद है। जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसदों ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से कई सवाल पूछे। इस दौरान सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने हल्द्वानी रेलवे लाइन पर बने घरों का मामला भी उठाया। अतिक्रमण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया कि वक्फ बोर्ड के साथ करीब 8 संपत्तियों पर उसके विवाद है। हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्रेटरी ने कहा कि दिल्ली में डीडीए और वक्फ बोर्ड के बीच 138 मामलों को लेकर विवाद हैं। केंद्र सरकार के रेलवे, सड़क परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बताते हुए इसके समर्थन में अपनी बातें रखी। और TV9 से बोले संजौली मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज में ना आने की अपील की है। जो जहां है वहीं नमाज पढ़े। ज्यादातर बाहर के लोग रहते हैं। 2007 से मस्जिद का काम चल रहा है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको ये मस्जिद की तस्वीर दिखाएं। ये पुराना कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। काफ़ी समय से ये मस्जिद है, यहाँ के लोग भी बताते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो निर्माण किए गए हैं उस पर आपत्ति जताई जा रही है। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा में भी ये मुद्दा हिमाचल सरकार के ही मंत्री ने उठाया और उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां अगर शिमला में चल रही हैं तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ मस्जिद के इमाम हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागज़ों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? और यहाँ पहले से ही मस्जिद हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है। मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को पुरानी को जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर, मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। ये एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ है? ये 2007 से काम शुरू हुआ है यहाँ पे। और शिमला की मस्जिद विवाद पर TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल आजकल काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। एक नया विवाद मस्जिद को लेकर हो गया है। तमाम संगठन, आप लोग वहां पर एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए गिराने की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण से ये मस्जिद बनी हुई है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है और 2010 में इस मामले में जो है वो कॉरपोरेशन शिमला की जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें मामला भी दर्ज है। इस केस की सुनवाई भी हुई है। कभी एक कोई दर्जी आए थे
और उसने अपनी दुकान शुरू की एक धारा बना करके, उसके बाद कुछ और लोगों को लेकर के आया, उनको भी बसाया, उसके बाद फिर ये अवैध निर्माण का काम शुरू हुआ। कांग्रेस के ही मंत्री ने कहा कि ये गलत तरीके से वहां पर निर्माण कार्य हुआ है इस मस्जिद का, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अब लोगों के बीच में ये मुद्दा जा चुका है। इस आंदोलन के लिए कोई बैनर नहीं, कोई नेता नहीं, लोग अपने आप सड़कों पर निकले हैं। ये इस आंदोलन की, जो इस प्रदर्शन की एक विशेषता है। कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के पास आपको बता दें कोई निजी गाड़ी नहीं है, ना ही अचल संपत्ति है। उमर ने नॉमिनेशन दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में ये जानकारी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बड़गांव से अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने गांदरबल से अपना पर्चा दाखिल किया था। उमर ने अपने नामांकन के वक्त जो एफिडेविट दाखिल किया है उसके मुताबिक उनके पास न तो कोई निजी वाहन है, न ही कोई अचल संपत्ति है। दाखिल एफिडेविट के मुताबिक उमर के पास कुल 54,44,430 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 80,000 नकद, 30 लाख का सोना और कीमती सामान है। गाड़ी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग में दिए एफिडेविट में बताया गया है कि कुर्रा के पास 3,40,732 रुपयों की चल संपत्ति है, जिसमें 1,25,000 लाख नकदी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 70,000 की कीमत वाला 10 ग्राम सोना और 4.5 लाख कीमत वाले जवाहरात हैं। जबकि अचल संपत्ति के नाम पर उनके पास 148 करोड़ रुपए हैं। कर्रा की पत्नी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। और बड़ी खबर, यूपी के बहराइच में भेड़िए का फिर हमला हुआ है। बीती रात भेड़िए ने बच्चे पर अटैक कर दिया। घर से बाहर निकलते ही बच्चे पर हमला हुआ। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भर्ती कराया है। और कोतवाली देहात के यादवपुर गोलवा की ये वारदात बताई जा रही है। तो एक बार फिर से भेड़िए का हमला सामने आया है। ये आतंक खत्म नहीं हो पा रहा है और प्रशासन बेशक मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन बार बार 5वां भेड़िया कल दिखाई दिया है। ये देखिए, लोकेशन ट्रेस हुआ है लेकिन लोकेशन बदल रहा है। और वन विभाग की टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक के बाद एक कई हमले बच्चों पर सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों के आतंक से लोग आतंकित हैं। बहराइच के 50 गांवों में आतंक और भेड़िए का खौफ बरकरार है। भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। आतंक और 6 भेड़ियों में से 4 को वन विभाग ने पकड़ लिया है, जबकि 2 अब भी छुपे बैठे हुए हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहराइच के वन विभाग की रडार पर 5वां भेड़िया भी आ गया है। घाघरा नदी के टापू में ड्रोन की मदद से 5वें भेड़िए को देखा गया है। वन विभाग के शूटरों ने भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे वन विभाग और टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए घाघरा के टापू पर डेरा डाले हुए है, हथियारों के साथ मुस्तैद है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जो अफेक्टेड एरियाज थे, जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर्स का वो एरिया था जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर 1, 2 एंड 3। उसमें हमने डीएफओस की ड्यूटी लगाई है। जो इसके अलावा हम लोगों ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना रहे। और अब बात बाढ़ बारिश के कहर की। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है और विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आंध्र प्रदेश पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ और बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेहाल हैं। कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। आंध्र के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग दरिया बने सड़कों पर गुजर रहे हैं, जहां 2 से 3 फुट तक पानी जमा है। एनडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी कई इलाकों में पानी जमा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुदरत के कहर से करा रहे आंध्र प्रदेश का दौरा किया। शिवराज सिंह उस इलाके में पहुंचे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा शिवराज ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में ऐसी बारिश 50 सालों में कभी नहीं हुई है। इससे प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है।
वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बूंदी में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दुगारी गांव समेत कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। ये तस्वीरें बूंदी के दुगारी गांव की हैं, जहां बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है। पानी का वेग देखिए, जैसे सब कुछ लील लेने पर आमादा है। गांव की सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कि ये कोई नदी है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश में पुराने मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव में ये घर टूट गया, जो कि एक विधवा महिला और उसके परिवार का बताया जाता है, जिन्हें पड़ोसी ने शरण दी है। इस बीच जिला कलेक्टर और एसपी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। दोनों ने अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर के जरिए इलाके का दौरा किया, क्योंकि गाड़ी पानी के वेग को सह नहीं सकती थी। बताया जाता है कि बूंदी के नैनवा में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिससे दुगारी के कनक सागर बांध से पानी ओवरफ्लो हुआ और वो गांव के चारों तरफ फैल गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई जगहों पर 4 से 5 फीट पानी भरा है, जिससे आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। निचली बस्तियों और मीन बाजार समेत घरों में पानी घुस गया है। खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर ये खबर बड़ी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का ये बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक। हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। देश में ऐसी धारणा कि हिंदुओं का मतलब आवामी लीग। और हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस की सफाई सामने आई। हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हैं। हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। भारत के जरिए मुद्दे को पेश करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ हिंदुओं की पिटाई की गई, ये कहा गया। और ऐसी धारणा की हिंदुओं का मतलब आवामी लीग समर्थक है। शेख हसीना की पार्टी के लोगों पर भी हमला हुआ। देश में हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता। कुछ लोग संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इसे देख रहे हैं। और हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस की सफाई सामने आई है। क्या कुछ और कहा गया और क्या मायने निकाले जा रहे हैं, मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या बताया जा रहा है? देखिए निधि, सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर हमला हो और उसको अगर हेड ऑफ स्टेट जस्टिफाई कि इसका क्योंकि हिंदू अवामी लीग समर्थक हैं और इसी पर हमला हो रहा है, तो इससे निंदनीय और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर जब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में मौजूद जी तो उनके लिए अलग अलग रीजन दे रहे हैं। ये भी बात सही है कि अवामी लीग के तमाम समर्थकों पर अटैक हो रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं और उसमें हिंदू भी हैं और हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार का ये दायित्व है कि वो इन हिंसा को रोके, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो रहे हो या मुस्लिम के खिलाफ हो रहे हो। लेकिन उन हिंसाओं को रोकने की जगह पर उनके पास तरह तरह की दलील है और वो उससे दुनिया भर में पेश करना चाहते हैं। और इसके लिए भी वो अपनी भी जो विफलता है उसके लिए भी वो भारत को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं कि भारत की तरफ से ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद से 5 अगस्त से लेकर आज 6 सितंबर के बीच 1 महीने के अंदर बांग्लादेश में हिंसाओं का जो दौर है वो थम नहीं रहा है। और इस पर जब सवाल उठ रहे हैं तो मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार तरह तरह के बहाने बना रही है। बिल्कुल, तो अपनी साख बचाने के लिए एक तरह से कोशिश हो रही है कि जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, वो दरअसल राजनीतिक हैं। और इस पूरे मामले पर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये पूरी दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर लगातार हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की इस तरह सफाई सामने आई। शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 2023 में हुए हिंसक हमलों के आरोप में मुख्य आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन के नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा के खिलाफ एनआईए ने आरोप दाखिल किया है। मामला पिछले साल 22 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए भारत विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसकी ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब खालिस्तानी अलगाववादी एजेंडे के तहत ये हिंसक प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में ब्रिटेन के हाउंसलो में रहने वाले इंद्रपाल सिंह गाबा, जो कि मूल रूप से नई दिल्ली का रहने वाला है, उसके खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज किया था।
इससे पहले दिसंबर 2023 में गाबा को लुकआउट सर्कुलर के बाद पाकिस्तान के रास्ते लंदन से आने पर अटारी सीमा पर एनआईए ने हिरासत में लिया था। गाबा को इस साल 25 अप्रैल को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए ने उसके मोबाइल से घटना के कई आपत्तिजनक वीडियो, फोटो सहित डेटा की जांच की, जिनसे घटना में उसकी संलिप्तता पाई गई। एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि लंदन में हुए हमलों की साजिश पंजाब पुलिस की ओर से वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई के बदले के रूप में रची गई थी। इस घटना के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त पर बड़ा तिरंगा लहराकर अलगाववादियों को जवाब दिया गया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड बिल पर AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड पर सवाल हो गया है। वक्फ बिल के फीडबैक में मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। स्कैन करने पर AIMPLB वाली जानकारी है, लोगों की राय मांगी, लेकिन फीडबैक सही नहीं जा रहा है। स्कैन करने वालों की ईमेल आईडी ली जा रही है। लोगों की राय के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है QR कोड। और बड़ी खबर आपको बता दें, माधवी बुच को तलब कर सकती है लोक लेखा समिति। सेबी के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद माधवी बुच पर कई सवाल खड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले पर तलब किया जा सकता है। माधवी बुच को लोक लेखा समिति तलब कर सकती है। सेबी के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। सेबी का जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सवाल उठे, उसके बाद ये एक्शन लिया जा सकता है।